हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डेज। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इसकी 5 वीडियोस अपन ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या बात कर ली है बच्चों। देखो, डैनियल सेल के बारे में बात कर चुके हैं अपन, इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल, ये भी हम समझा चुके हैं। उसी के साथ साथ हमने कर लिया है नर्न्स इक्वेशन और उसकी कुछ एप्लीकेशंस, और हमने इसके साथ साथ अपने कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आई थिंक ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। इनमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो एक बार प्रीवियस वीडियो पे क्लिक कीजिए और उनको दोबारा आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक बेसिक्स हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज बच्चों हम बात क्या करेंगे, कुछ आपके इंडेक्स क्वेश्चन ले लेंगे एनसीईआरटी के ही, और उसी के साथ साथ हम आपका बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं बच्चे। चलिए हम बात करते हैं। देखो बेटा, पहले तो हम कुछ इंडेक्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपकी उसकी बुक की, जिसमें कि एक सबसे पहले ले लेते हैं अपन 3.4। मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ hydrogen electrode in contact with a solution whose pH 10। क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जब मैंने उसको डिप कर रखा है किस सॉल्यूशन में, जिसकी की pH 10 है। क्लियर? सिंपल नर्न्स इक्वेशन से निकाल लेंगे अपन। कैसे निकालेंगे? देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए पहले तो हम रिएक्शन लिख दें। रिएक्शन क्या होती है बेटा? H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2। सिंपल ये रिएक्शन है। अब हम क्या करेंगे? नर्न्स इक्वेशन लिखेंगे। नर्न्स इक्वेशन जानते हैं ना अपन बहुत अच्छे से। नर्न्स इक्वेशन लिखते हैं। देखो क्या होगी नर्न्स इक्वेशन? E कितना? H प्लस हाफ H2 गिव्स आउट E नॉट। हम अच्छे से जानते हैं E क्या है अपना, ईएमएफ ऑफ द सेल। E नॉट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H प्लस हाफ H2। ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। नर्न्स इक्वेशन है, प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। कोई प्रॉब्लम है तो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, नर्न्स इक्वेशन क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हमने आपको कहा पीएच कितना है अपना बच्चों? 10 है। जब पीएच 10 है तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी हमारे पास? पीएच यदि 10 है तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, पुट कर दें वैल्यूज। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर हम करें, हमें अच्छे से पता है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कितना होता है हाइड्रोजन का? 0 माइनस 0.0591। एन कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1 लॉग 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 10। सॉल्व कर लें इसको। 0.0591 क्या आ जाएगा यहाँ पर? 10 लॉग 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इंटू 10, तो कितना आ गया? 0.591 वोल्ट। सिंपल सा है बच्चों, कुछ ऐसा है ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्लियर? ठीक है, करें आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दूसरा इंडेक्स क्वेश्चन ही ले लेते हैं अपन। देखिए बेटा, जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो ज्यादा हमारे क्लियर हो जाती हैं चीजें जो हमने थियोरी पढ़ी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपने इंडेक्स का ही, 3.5। रब कर दें इसको तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3.5। रीड कर दें इसको। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन आपको दे रखी है, क्या रिएक्शन दी है वो देख लीजिए। इन्होंने दी हुई है निकिल एस प्लस 2Ag प्लस, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.002 मोलर, गिव्स आउट Ni प्लस 2, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.160 वोल्ट एम प्लस 2Ag सॉलिड। सिंपल।
और ये हमने कोई सेल बनाया है निकिल का और सिल्वर का सेल है, इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दे दी दोनों सॉल्यूशंस की, और हमें क्या पूछा है आपको, सेल का ईएमएफ पूछा है। सीधी सी बात है, क्या लगाएंगे, सीधी नॉन इक्वेशन लगेगी, कॉन्सेंट्रेशंस लगाएंगे अपन और निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, हम नॉन इक्वेशन लगाएं पहले तो, और एक और दे रखा है स्टैंडर्ड ई नॉट सेल आपको दे रखा है 1.05 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। नॉन इक्वेशन लगा दे। नॉन इक्वेशन क्या होगी देखो, ये देखो पहले तो E इक्वल टू, यानी कि ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आएगी, Ni+2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+1 की पावर 2, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी कॉन्सेंट्रेशन। अब तो बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ क्या रखनी है, n की वैल्यू रखनी है और ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रखनी है, दैट्स इट, खत्म। ये वैल्यू हमें दी हुई है, क्या करना है देखो, ई नॉट सेल कितना दे रखा है 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हैं बताओ बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, लॉग निकिल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है बताओ 0.160 अपॉन Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.002 पावर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ये तो कैलकुलेट कर लेना, 4 इंटू 10 टू की पावर 4, तो ये आ जाएगा 1.05 माइनस 0.14, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका 0.91 वोल्ट। क्लियर है ये बात, बिल्कुल सिंपल, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपनी वैल्यूज जो दे रखी है यहाँ पर वैल्यूज पुट की है और अपन ने कुछ नहीं किया है, सीधा बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों, ठीक है। ये तो हमने नॉन इक्वेशन के लिख लिए। एक न्यूमेरिकल अपन ईएमएफ ऑफ द उसका किसका कर लें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी जो है ना उसकी भी बात कर लेते हैं, उसका भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो वो और भी क्लियर हो जाएगा। रब कर दें इसको, नोट डाउन कर लिया आपने ये, चलिए इसको अब हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट आप इंडेक्स क्वेश्चन ले लीजिए अपना 3.6, ये लीजिए 3.6, ठीक है। चलिए इसको रीड कर देते हैं हम। द सेल इन विच द रिएक्शन अगर रिएक्शन दे रखी है सेल की, देखिए क्या रिएक्शन दे रखी है 2Fe+3 aqueous प्लस 2I माइनस aqueous इक्वल टू 2Fe+2 aqueous प्लस I2 सॉलिड, ठीक है। और दे रखा है आपको ई नॉट सेल दे रखा है, कितना दिया हुआ है इन्होंने 2.0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन, ये आपको वैल्यूज दे रखी हैं। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हमें कोई रिएक्शन दे रखी है, सेल रिएक्शन दे रखी है जिसका ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ द सेल दे रखा है, टेम्परेचर 298 केल्विन पर दे रखा है। अब हमने क्या पूछना है इसको, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, यानी कि हमें निकालना क्या है डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी है। कैसे निकालेंगे देखो, हम वही फॉर्मूला रख देंगे, हमें बहुत अच्छे से पता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है माइनस एन एफ ई नॉट, यही होता है, जानते हैं अपन, प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। क्या करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है, माइनस एन एन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हो रहा है 2, फैराडेज की वैल्यू 96500, ई नॉट सेल कितना दे रखा है आपको 0.236 वोल्ट, खत्म, कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा -45.55 किलो जूल्स पर मोल,
सीधा सा है, कुछ नहीं करना आपको, सीधे 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 आता है। क्लियर? नेक्स्ट और क्या निकालना है? केसी की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला रख दें केसी का भी। केसी का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा जी नॉट अब हमें पता चल गया है, तो डेल्टा जी नॉट हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कितना आया? -45.55 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, इसको तो आप राइट डाउन कर लो और इसको हम मिटा देते हैं। कर दे रब? ये लीजिए। अब हम निकालते हैं दूसरी वैल्यू किसकी? केसी की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो भी फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है, क्या आता है? लॉग केसी। पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल प्रीवियस वीडियो में हमने बता रखा है आपको, इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT लॉग केसी, जानते हैं हम बहुत अच्छे से। ठीक है, क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल। लॉग डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 45.55 2.303। क्या करना है? आर की वैल्यू पुट कर दो, 8.3 10⁻³ ठीक है, फिर टी की वैल्यू पुट कर दो, टी कितना है? 298 केल्विन। लॉग केसी, सॉरी लॉग केसी तो अपन ने निकाल ही लिया ना, ये लीजिए ऐसे। अब ठीक है, हमने क्या किया? 45.55 2.303 आर इंटू टी की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ हमने इसको कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब आ जाएगा, देखो 7.98। एंटी लॉग ले लेंगे केसी निकालने के लिए, ये तो क्या निकला अपना? लॉग केसी। केसी निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो हमारी जो वैल्यूज आती हैं वो आती हैं करीब 9.616 इंटू 10⁻7। सिंपल, अपने को फॉर्मूले रखे हैं, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में सीधी सीधी वैल्यूज दे रखी है और आपको पुट करनी है, दैट्स इट, खत्म काम। राइट डाउन कर लो, हो गया राइट डाउन? तो ठीक है बेटा, ये तो हमने डेक्स क्वेश्चंस भी हो गए अपने कंप्लीट, ये वाला पार्ट तो अपना खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम इसको तो रब कर दें। अब अपन ये तो समझ आ गए अपने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ में आ गए थे सारे, और इनकी सारी आगे की चीजें भी समझ में आ गई। तो अब हम हेडिंग डाल लेते हैं बेटा, कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसको समझने की कोशिश करो, क्या होता है? हम बात कर रहे हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिसमें से भी फ्लो हो जाती है उसको क्या कहते हैं? हम कंडक्टर कह देते हैं, सिंपल सी बात है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है बच्चों? हमने अभी तक पढ़ा है कंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स, और क्या बात की है हमने? सेमी कंडक्टर्स की बात की है, इंसुलेटर्स की बात की है। जानते हैं अपन कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मेटल्स होते हैं, मेटल अलॉयज होते हैं, उनमें क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट होती है, तो हम ये कहते हैं बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टेंस इनकी बहुत ज्यादा होती है। हम दूसरी बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है? जैसे कि आपके ग्रेफाइट कार्बन होते हैं जिसकी कंडक्टेंस बहुत कम होती है। एक होते हैं सेमी कंडक्टर्स, जिनकी कंडक्टेंस क्या होती है? इन दोनों के बीच की होती है, जैसे क्या होते हैं? सिलिकॉन, गैलियम, ये होते हैं। एक होते हैं सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा? जिनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? जीरो रेजिस्टिविटी होती है। जब रेजिस्टिविटी जीरो होगी तो क्या होगा? कंडक्टेंस क्या होगी बेटा? इनफाइनाइट। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कह देते हैं हम? सुपर कंडक्टर्स कह देते हैं। वो अब हम नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे, इतना ही जानना हमारे लिए काफी है। ये तो हमारी जनरल बात है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे हम जानते हैं। अब आप कहेंगे ये तो हम जानते हैं, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस क्या हो गया? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? हम तो सिंपल कंडक्टर्स की बात जानते हैं, मेटलिक कंडक्टर जानते हैं, वो भी बताएंगे बच्चों। सबसे पहले तो हम ये देख लें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होते क्या है।
तो बच्चों एक टर्म आती है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है आपके लिए थोड़ी नई टर्म हो। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को अगर हमने किसी सॉल्वेंट में घोल दिया, जस्ट लाइक पानी में घोल दिया हमने, तो वो अपने आयनों में डिसोशिएट हो जाता है। तो वो जो सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन इज नोन एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। और उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल NaCl ले लें। NaCl को अगर हमने पानी में घोल दिया तो वो क्या किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Na+ में और Cl- में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। हम ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है इसमें कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम दिया है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ये एक नई टर्म है, आ रही है समझ में। अब आप कहेंगे हमने तो मेटलिक कंडक्टर पढ़ा है, इसमें तो हम कुछ नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो बताते हैं, अभी पहले वाले से कंपेयर कर लें तो इजीली समझ में आ जाएगा। जो हम जानते हैं उससे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं तो इजीली समझ में आएगा। कंपेयर कर लेते हैं तो बच्चों इसको, ये तो हम रब करें, एक तरफ रखें हम मेटेलिक कंडक्टर और हम दूसरी तरफ रखें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। क्या समझ में आएगा बच्चों, बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, सबसे नंबर 1 हम अच्छे से जानते हैं मेटेलिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है तो लिख दें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में हमने क्या कहा था, जैसे हमने उसको पानी में घोला आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण होगी, आयंस के कारण होगी। तो इसमें किसके कारण होती है, ड्यू टू आयंस। खत्म। नंबर 2 डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। नंबर 2 हम ये कहेंगे कि जैसे आपका मान लीजिए कोई वायर है, उसमें से करंट पास अगर होती है तो कोई चेंजेस होते हैं क्या वायर में। कॉपर वायर में से अगर हो रहा है तो कॉपर वायर के कोई चेंजेस हो जाते हैं, कोई पिघल जाता है, कोई और चीज हो जाती है, कॉपर का कुछ और बन जाता है, कुछ नहीं बनता। इट मीन्स किसी तरह के कोई केमिकल चेंजेस इस पे नहीं होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो केमिकल चेंज। जबकि यहां क्या होता है बच्चों, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो जो आयंस है वो अपोजिटली मूव करते हैं इलेक्ट्रोड्स की तरफ, और वहां क्या होता है, केमिकल चेंज यानी कि डिपोजिशंस होते हैं, सिंथेसिस होती है कई सारी। ये हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिंथेसिस अलग से आता है जब आपका प्रिपरेशन पढ़ते हैं अपन, कॉमर्शियल सिंथेसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल सिंथेसिस होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या हो रहा है, डिपोजिशंस होते हैं। क्लियर। तो हम ये कहेंगे यानी कि केमिकल चेंजेस होते हैं यहाँ, तो केमिकल डिपोजिशन। ठीक है। नंबर 3 अब हम क्या बात करते हैं, रेजिस्टेंस की। तुम लोग अच्छे से जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि अपने करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर। अपने मेटलिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस किसके कारण होता है, हम ये कहते हैं कर्नल्स के कारण होते हैं। अब कर्नल्स क्या होते हैं ये आप जानते हैं अच्छे से, ये वर्ड पढ़ा हुआ है आपने, फिर भी हम बता दें आपको कि हमारे मेटल्स में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके कारण, मूवमेंट के कारण अपने इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज जो बचता है वो क्या करेगा, करंट को फ्लो करने में हर्डल करता है। वो जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो बचता है उसको हम कहते हैं कर्नल, और वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हर्डल कर रहा है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस क्या होती है, किसके कारण होती है, कोलिजन्स विद द कर्नल्स के कारण। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्नल्स। कर्नल्स का मतलब समझ में आ गया ना। इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत रीजन से हो सकता है। क्या क्या रीजन हो सकते हैं रेजिस्टेंस के, ड्यू टू नंबर 1
सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन का मतलब बच्चों क्या हुआ? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन का मतलब ये हुआ, जस्ट लाइक NaCl हमने ले लिया तो हमने कहा वो डिसोशिएट हो गया Na प्लस में और Cl माइनस आयन में। हमने कहा जब ये Na प्लस और Cl माइनस में आया तो इसमें क्या होगा? इंटर आयनिक अट्रैक्शन भी तो होगा ना, जिसके कारण मूवमेंट इनका कम हो जाएगा अपोजिट चार्ज का अपोजिट तरफ जाने में। तो ये सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस काम करेंगे, जिसके कारण करंट फ्लो आपका हर्डल करेगा, करंट फ्लो कम होगा। तो हमारा रेजिस्टेंस किसके कारण हुआ है? अपना सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस के कारण हुआ है। क्लियर? दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा रीजन सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? हमने कहा जैसे Na प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट हो गया, इसको हमने पानी में घोल रखा है। तो पानी में घोलेंगे तो क्या हो रहा है? जैसे कि अपोजिट चार्ज वाले जो आयन है, जस्ट लाइक Na प्लस आयन है, जैसे हम बात करें यहाँ पर कि Na प्लस आयन है, ये चारों तरफ से सराउंडेड हो जाते हैं। किसके कारण? किससे सराउंडेड हो जाएंगे? सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट में भी क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल है मान लीजिए, तो वो क्या होगा उसमें? इस तरह से हो जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये प्लस है तो माइनस चार्ज जो है वो ज्यादा इसके पास आएगा, इस तरह से, ऐसे ऐसे सराउंडेड हो जाएगा। जब इसमें अट्रैक्शन होगा तो इसके मूवमेंट को क्या करेगा? ये रोकेगा। तो इंटरेक्शन कौन सा हुआ? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड इंटरेक्शन आता है आपका सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को भी इंटरैक्ट करते हैं। हमने कहा अगर विस्कोसिटी बढ़ा दी जाए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी जाए, तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगी तो सॉल्वेंट के सॉल्यूट के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? मूव करने में हडल करेगा वो। जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कैसे Na प्लस और Cl माइनस आयन कैसे मूव करेंगे? तो कंडक्टेंस उस केस में कम हो जाएगी। क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं, फोर्थ, टेम्परेचर। देखो बच्चों, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? ये जो इंटरेक्शंस है, इंटरेक्शंस क्या हो जाएगा? ज्यादा, वाइब्रेशंस जो है मॉलिक्यूल्स में वो ज्यादा हो जाएंगे। जब मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? रेजिस्टेंस इस केस में बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? इस केस में देखते हैं, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा? ये जो इंटरैक्शंस हैं आपके आयंस के बीच में, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जितने भी इंटरैक्शंस हैं, इंटरैक्शन फोर्सेस ब्रेक होंगे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली ब्रेक होते हैं ये। जब ये ब्रेक होंगे तो क्या होगा बच्चों? इजीली मूव कर लेंगे। जब इजीली मूव करेंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इस केस में रेजिस्टेंस कम होगा। जब रेजिस्टेंस कम होगा यानी कि अपोज करंट का, करंट फ्लो होने में अपोजिशन कम होगा तो करंट क्या होगी? इजीली फ्लो होगी, तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सा है। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हम मेटलिक कंडक्टर में बहुत अच्छे से जानते हैं जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस कम होती है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टेंस भी बढ़ रही है। उसका रीजन क्या हो रहा है? रेजिस्टिविटी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि आपके क्या है, जो आयंस हैं, इंटरेक्शन फोर्सेज जो है, अट्रैक्शन फोर्सेज है, वो कम हो रहा है। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो मूवमेंट इजीली हो जाएगा। और आपका कंडक्टेंस हो किसके कारण रहा है? मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण हो रहा है। इसलिए क्या होगा? मूवमेंट इजीली होगा तो हमें क्या होगा? कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा है, लॉजिकल है, कोई चीज रटने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों में अपने आप में डिफरेंस है। क्लियर? और इसीलिए हमने दोनों को अलग अलग करके समझा दिया, क्योंकि ये हम जानते थे, ये हमारे लिए नया है, तो हम इसको समझ लें। और इसी की ही अब हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की। क्लियर बच्चों? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे से समझ लो कि इलेक्ट्रो सॉल्यूशंस का बेसिक क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हम कहते किसको है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, मूलर कंडक्टिविटी क्या होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें से जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो एक बार आप पुरानी वीडियो पे क्लिक करके देख लीजिएगा, क्योंकि जो टर्म्स हमारी बार बार आ रही है ना, तो वो पहले हम बता चुके हैं उनको। ठीक है? अगर ये आता है तो आपको शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।